हाँ, पिछले वीडियो में हमने क्या देख लिया था, बाउंड्री लेयर फ्लो में वॉन कारमन इक्वेशन का डेरिवेशन, है ना। डेरिवेशन करने के बाद हम इस इक्वेशन पे पहुंच गए थे, ठीक है। ये हमारी क्या थी, वॉन कारमन इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन। अब वॉन कारमन इक्वेशन जब हम डराइव कर रहे थे तो एक इस असम्पशन के साथ वो चल रही थी, असम्पशन नहीं, वो इस केस के साथ चल रही थी कि एक्स डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ प्लेट उस डायरेक्शन में प्रेशर वेरी कर रहा है ना। तभी हमने दो फोर्सेस ली थी, नेट फोर्स निकालने के लिए एक फ्रिक्शन वाली फोर्स और एक प्रेशर वाली फोर्स। लास्ट वीडियो में देख लिया था, पूरा डिटेल्ड डेरिवेशन किया। ये इक्वेशन निकल के आ गई थी हमारी, यहाँ तक बात वहाँ हो गई। इसके बाद एक बात और भी वहाँ हो गई थी, अगर हम इस असम्पशन के साथ चल रहे हैं या ऐसी कंडीशन में है कि अलोंग द लेंथ ऑफ प्लेट प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है ना, इन दी डायरेक्शन एक्स प्रेशर वेरी नहीं कर रहा, तो वॉन कारमन इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है। कैसे हो जाती है मॉडिफाई, ये वाला टर्म इसका जीरो हो जाता है ना, और वेलोसिटी इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो कांस्टेंट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो में प्रेशर वेरी नहीं कर रहा तो वेलोसिटी भी वेरी नहीं कर रहा। अब अगर u x के रिस्पेक्ट में, x हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो थी, x के रिस्पेक्ट में प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो u भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब अगर u x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ सकता है, आ गया बाहर u स्क्वायर d थीटा बाय dx इक्वल्स टाउ नॉट बाय, ये हो गई थी हमारी क्या, वॉन कारमन इक्वेशन। कब, जब x डायरेक्शन में या डायरेक्शन ऑफ फ्लो में प्रेशर वेरी नहीं कर रहा। ये सारी बातें वहां हो चुकी थी लास्ट वीडियो डिटेल के साथ, एक एक लॉजिकल थियरी, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ो, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये बात है कि u क्या था, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द डायरेक्शन x अलोंग द लेंथ ऑफ प्लेट। थीटा क्या है, मोमेंटम थिकनेस। डेल्टा स्टार क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। टाउ नॉट क्या है, शियर स्ट्रेस। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। इसी इक्वेशन के साथ कुछ और मॉडिफिकेशंस करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन किस केस के लिए हो गई कि x डायरेक्शन में प्रेशर वेरी कर रहा है तो u भी वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ से बात आगे शुरू करना कि ये दो फंक्शन हो गए u स्क्वायर और थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a इनटू द होता है a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ a, है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं, इसमें वो लगती है। पहले u स्क्वायर को रखा और थीटा को डिफरेंशिएट किया, प्लस थीटा को रखा बाहर और u स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, कर सकते हैं, ठीक है। साथ में क्या चल रहा है, du by dx डेल्टा स्टार इक्वल्स टाउ नॉट बाय, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लो, u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर d थीटा बाय dx प्लस इसका डिफरेंशिएट क्या हुआ, थीटा 2u du बाय dx चेंज रूल है, प्लस u du बाय dx डेल्टा इक्वल्स टाउ नॉट बाय, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, du by dx कॉमन आता है, ठीक है। du स्क्वायर d थीटा by dx तो है, प्लस मैंने कॉमन लिया du by dx, अंदर क्या बच रहा है देख लेते हैं, थीटा इंटू 2u बच रहा है, बच जाने को, और क्या बच रहा है, प्लस u डेल्टा स्टार, ठीक है, इक्वल्स टाउ नॉट बाय रो, है ना। अब इसमें से u थीटा कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया भाई, u थीटा, तो u थीटा कॉमन लिया, du बाय dx बचा क्या 2, प्लस यहाँ क्या बचा, डेल्टा स्टार बाय थीटा, हाँ u तो नहीं, नीचे एक थीटा बच गया, इक्वल्स हो गया टाउ नॉट बाय, ठीक है। इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से u स्क्वायर कॉमन लिया,
यू स्क्वायर। अब क्या क्या बच रहा है, डी थीटा बाय डी एक्स प्लस थीटा बाय यू डी यू बाय डी एक्स 2 प्लस डेल्टा स्टार बाय थीटा इक्वल्स टाउ नॉट बाय। देखते जाओ, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे हैं। इक्वेशन को हम एक नए फॉर्म में ले जा रहे हैं, वहां से कुछ रिजल्ट मिलेंगे। इसको दूसरे तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं कि हर एक टर्म को यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो भी यही हो जाएगा, इसी स्क्वायर को उधर देगा डी थीटा बाय डी एक्स प्लस थीटा बाय यू डी यू बाय डी एक्स 2 प्लस डेल्टा स्टार बाय थीटा इक्वल्स टाउ नॉट बाय रो यू। ये बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा स्टार बाय थीटा जो है, क्या डेल्टा स्टार बाय थीटा, डेल्टा स्टार क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस, थीटा क्या है, मोमेंट ऑफ डिफरेंस। इन दोनों के रेशियो को x से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं शेप फैक्टर। क्या बोलते हैं, शेप फैक्टर। आगे बात समझ, तो डेल्टा स्टार बाय थीटा को मैं लिख दूंगा h। h क्या है, शेप फैक्टर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी थीटा बाय डी एक्स प्लस थीटा बाय यू डी यू बाय डी एक्स 2 प्लस एच इक्वल्स टाउ नॉट बाय रो यू। ठीक है, एक नया टर्म मिल गया शेप फैक्टर नाम का। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बाय मोमेंट। कभी आ जाए समझेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का डिवाइड कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में। रो यू स्क्वायर जो है उसमें 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया। ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई, 2 थीटा बाय डी एक्स प्लस थीटा बाय यू डी यू बाय डी एक्स 2 प्लस एच टाउ नॉट बाय हाफ रो यू स्क्वायर है ना इंटू 2। ठीक है, इस क्वांटिटी एक नया टर्म दिया मैंने, वो क्या है, वहीं से आज के चैप्टर की शुरुआत होगी, आज के टॉपिक की शुरुआत होगी ना। यहाँ तक अपन आ रहे हैं, इसको बोल दिया मैंने सी एफ, और ये 2 तो यहाँ पे था, ये सी एफ था। सी एफ क्या है, सी एफ हो गया आपका, अभी मैं इसको नाम दे रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये सब दिख गया। अब बात करते हैं, ये सी एफ नाम की क्वांटिटी आ गई है अब कहानी में, नहीं, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मेन जो आज का टॉपिक है हमारा, जो पढ़ना था, वो ये है ड्रैग फोर्स ऑन ए फ्लैट प्लेट। अभी तक हमने जितना कुछ भी बाउंड्री लेयर फ्लो में पढ़ा है, वो कैसे पढ़ रहे थे कि एक फ्लैट प्लेट है बहुत थिन, जिसके ऊपर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू का फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वहां बाउंड्री लेयर कैसे फॉर्म होगी उस फ्लैट प्लेट के पास वाले रीजन। ठीक है, वहां से बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी और जो फ्लूइड पास करेगा तो वो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है हमें आज, है ना। लेकिन मैंने शुरुआत कहाँ से की, वॉन कार्मन इक्वेशन से, जहां हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था। तो वॉन कार्मन इक्वेशन को हम मॉडिफाई करते हुए टर्म तक ले आए हैं, जिस टर्म का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कहां से आया है, ये सब जानेंगे हम इस टॉपिक में, ड्रैग फोर्स ऑन अ फ्लैट प्लेट। ठीक है, तो अब ये सीएफ आ गया। अब इसके आगे बात बढ़ेगी कैसे, तो भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं एक नाम और दे रहा हूं, है ना, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। सी डी से रिप्रेजेंट कर दिया, सीएफ है ना, इसको मैंने सी डी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको नाम दे दिया मैंने कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ठीक है, अब ये कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैंने कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्यों बोल दिया, इन सब सवालों के जवाब अभी आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक इस बात को समझ लिया।
और सी एफ है क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी अभी अभी तो अपन ने देख लिया, ये सॉरी ये सी एफ एक्स है ना, इसको मैं सी एफ एक्स से रिप्रेजेंट, सी डी एक्स। सी एफ एक्स का क्या मतलब है, ये मैंने अभी नीचे एक्स क्यों लगा दिया वो भी आगे समझ में आएगा, है ना, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। सी एफ एक्स आ गया टाउ नॉट बाय हाफ रो यू स्क्वायर, ये क्वांटिटी मिली हमें नहीं, है ना। इसके बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे जाके, कैसे कैसे और कहाँ से सब चीजें आई हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। लेक्चर दरअसल अब शुरू हो रहा है, अभी तक तो पिछले लेक्चर का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन। हाँ देखो, बात ये है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, उसके बारे में बात करनी है। उससे पहले ये बात समझनी होगी कि ये ड्रैग फोर्स क्या है ना। अभी तक कई तरह की फोर्सेस पढ़ी है हमने, एक नई टर्मिनोलॉजी मिल रही है ड्रैग फोर्स, है ना। तो ड्रैग फोर्स होती है एक, और एक लिफ्ट फोर्स होती है, क्या होती है, लिफ्ट फोर्स। अब ये ड्रैग और लिफ्ट क्या होते हैं, कैसे लगते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है। फिर दोबारा से चलेंगे अपने बाउंड्री लेयर फ्लो में और वहां पे ड्रैग फोर्स कैसे निकालते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या समझना चाह रहे हैं कि ड्रैग फोर्स दरअसल होती क्या है और लिफ्ट क्या होती है। पहले अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ड्रैग फोर्स क्या है, मान लो हवा चल रही है और आप उसके सामने खड़े हो, ठीक है। तो हवा आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करेगी, है ना। बहुत कॉमन सा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सामने से बहुत तेज हवा चलेगी, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपको दिक्कत आएगी। बिल्कुल हवा नहीं चल रही, आप आगे बढ़ सकते हो। सामने से आपकी तरफ बहुत तेज हवा चलेगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्यों, क्योंकि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हवा आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। इतनी तेज हवा भी हो सकती है कि वो आपको उड़ा के ले जाए, है ना। सोचने में दिक्कत आती है, लेकिन कई बार तूफान वगैरह आते हैं तो इतनी तेज हवा रहती है तो घरों को उड़ा के ले जाती है, पेड़ों को उड़ा के ले जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड जब फ्लो करता है किसी भी बॉडी के चारों तरफ से, जिसको हम एक्सटर्नल फ्लो बोलते हैं, तो जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में उस बॉडी पे कुछ फोर्स लगाता है ना। जैसे कि सामने से अगर हवा आएगी और मेरे को क्रॉस करके पीछे जाएगी, तो जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में मुझे भी उड़ाने की कोशिश करेगी, ठीक है। हवा के केस में आपको इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है, आप पानी इमेजिन कर लीजिए। पानी सामने से बहुत तेज बाढ़ आए, बहता हुआ पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, आप उसे रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, उसी के साथ उस डायरेक्शन में बहते हुए चले जाओगे, है ना। तो अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसी डायरेक्शन में मैं भी मूव कर रहा हूँ, मतलब मुझ में कोई फोर्स लगी, किसने लगाई, उस फ्लूइड ने लगाई। तो उस फ्लूइड ने अपनी फ्लो की डायरेक्शन में ही मुझ में फोर्स लगाई, उसी को ड्रैग फोर्स बोलते हैं, है ना। उसे क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स। तो कोई भी फ्लूइड किसी सॉलिड बॉडी के अराउंड अगर फ्लो कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में उस बॉडी पे फोर्स लगाता है, जिसे वो बोलते हैं ड्रैग फोर्स। छोटी सी बात है ना। एक और केस, जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं खड़ा हुआ हूं और हवा आ रही है या पानी आ रही है तो मुझे उड़ा के या बहा के ले जा रही है, उस केस में मैं स्टेशनरी हूं, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इसका अगर मैं अपोजिट करूं कि मेरे चारों तरफ जो फ्लूइड है वो स्टेशनरी है और मैं मूव करने की कोशिश करूं, तब भी सेम केस होगा, है ना। रिलेटिव मोशन तो उतना ही होना है। कैसे समझेंगे इस चीज को, मान लेते हैं आप एक स्विमिंग पूल में है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो दिक्कत आती है, क्यों, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके रिस्पेक्ट में फ्लूइड पीछे आ रहा है और जिस डायरेक्शन में फ्लूइड आ रहा है उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाएगा, जिसे ड्रैग फोर्स बोलते हैं, तो आपको कुछ पीछे ढकेलेगा, है ना। तो दोनों एक ही चीज है, या तो किसी बॉडी को स्टेशनरी रख के मैं उसके चारों तरफ से फ्लूइड का फ्लो करा दूं तो इस डायरेक्शन में उसमें क्या लगेगी, ड्रैग फोर्स। या फिर फ्लूइड चारों तरफ स्टेशनरी है और इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब बॉडी के रिस्पेक्ट में फ्लूइड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में, तो यही ड्रैग फोर्स कर रही है, आपके मोशन को रेजिस्ट करेगी, है ना। ड्रैग फोर्स क्या करेगी, आपके मोशन को रेजिस्ट, ठीक है। ये बात होगी। अब इसी ड्रैग फोर्स की बात हमें बाउंड्री लेयर फ्लो में करनी है भाई। फ्लैट प्लेट के ऊपर से पानी बह के जा रहा है, पानी उसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सीधी सी बात है, जो भी बताई वो वाली, कौन सी, ड्रैग फोर्स। अब ये ड्रैग फोर्स क्या है ना, तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं ये हो क्या है। मान लेते हैं ये आर्बिट्ररी कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान ली, एक शेप की, और इस डायरेक्शन से फ्लूइड फ्लो
आ रहा है, कोई भी एक फ्लूइड कांस्टेंट वेलोसिटी u से फ्लो, ठीक। इसमें मैं छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूँ, ठीक है। इस एरिया को अपन ने कितना मान लिया, डी ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस एरिया पे ये फ्लूइड आ रहा है चारों तरफ, इसके चारों तरफ फ्लूइड है जो बह के जा रहा है ऊपर नीचे इधर उधर इंफिनिटी तक, है ना, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है तभी हम इसे एक्सटर्नल फ्लो बोल रहे हैं, और एक्सटर्नल फ्लो की बात चल रही है। जब फ्लूइड जा रहा है इस पर्टिकुलर एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होगी। कौन सी फोर्स लग रही होगी, ड्यू टू प्रेशर, कितनी, P into dA, है ना। कई बार कर सकते हैं एक्सरसाइज अपन, एक एरिया लिया dA, इसमें ऊपर जो फ्लूइड है इसके चारों तरफ, उसके कारण एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट करेगा, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्ट करता है, तो P into dA उसकी वो, और इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में शियर फोर्स लग रही होगी। इसमें शियर फोर्स कितनी लगेगी, शियर स्ट्रेस इनटू dA, ये दो फोर्सेस लग रही हैं। इस बॉडी से जब टकराता हुआ फ्लूइड कोई भी फ्लो करेगा तो इसमें दो फोर्सेस लगाएगा, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में A जो dA छोटा सा एरिया उसमें P into dA प्रेशर फोर्स लगेगी, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लगेगी, शियर फोर्स। शियर फोर्स की पूरी बात हमने वॉन कार्बन इक्वेशन में करी हुई है। फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके बगल में बाउंड्री लेयर सेटअप होता है सॉलिड बॉडी के पास, वहां पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट सेटअप होता है, उसके कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होती है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं कई बार, है ना। यहाँ पे शियर फोर्स लगनी ही लगती है, इसमें कोई नई बात नहीं। अब ये मेरी फ्लो है डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन है क्या, x, ठीक है। इस x से ये एंगल कितना हो गया, थीटा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो से प्रेशर का एंगल कितना हो गया, थीटा, प्रेशर फ्लो का। ये थीटा है, टोटल कितना है 180 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। आगे बात, अब मैंने आपको क्या बताया था अभी कि कोई भी सॉलिड बॉडी पे फ्लोइंग फ्लूइड की डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसे हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो अब मैं अगर निकालने की कोशिश करूं ड्रैग फोर्स, है ना, ऑन अ स्मॉल एरिया dA, तो मैं इसको DFD से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। FD क्या होती है, ड्रैग फोर्स, और DFD मतलब छोटे से एरिया पे छोटी सी ड्रैग फोर्स। ये कितनी होगी बताओ आप, along the direction of flow कितनी लग रही है, PDA का इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये थीटा है ना, तो ये कितना हो, ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या है PDA, तो ये क्या हो गया PDA cos थीटा, है ना, और ये डायरेक्शन में क्या आ गई PDA sin थीटा, ठीक है। अब इसको देख लो, इसका परपेंडिकुलर ऊपर वाली डायरेक्शन में कितना आएगा, टाउ नॉट dA और साइन 90 माइनस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा टाउ नॉट dA और cos 90 माइनस थीटा। बात आ रही समझ में, ये टाउ नॉट dA था, ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा था, तो ये cos कंपोनेंट है साइन कंपोनेंट। अब अपन आ जाते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो x, उसी को ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ वाला कंपोनेंट कितना हुआ P dA cos थीटा प्लस ये वाली फोर्स कितनी हो गई टाउ नॉट dA और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। तो ये इस छोटे से एरिया पे टोटल फोर्स लग रही है, इसी फोर्स को हम बोल रहे हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है। अब ये देखो ड्रैग फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, पहला प्रेशर के कारण और दूसरा फ्रिक्शन के कारण। तो इसको बोलते हैं प्रेशर ड्रैग, क्या बोलते हैं प्रेशर ड्रैग, और इसको बोलते हैं फ्रिक्शन ड्रैग, फ्रिक्शन ड्रैग। थीटा क्या है, प्रेशर फोर्स जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो से एंगल बना रही है थीटा, उसको बोला है थीटा। ये हो गया आपका प्रेशर ड्रैग, ये हो गया आपका फ्रिक्शन ड्रैग, ये टोटल आपकी क्या हो गई ड्रैग फोर्स, इसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स, पहली बात समझ में। अब देखो लेकिन यहाँ पे प्रेशर और फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट और हैं, है ना,
जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वो कितना आ रहा है? वो आपका आ रहा है टोटल, एक तो माइनस पी डी ए साइन थीटा, माइनस पी डी ए साइन थीटा, ठीक है, और प्लस टाउ नॉट डी ए, ये नाम है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इस फोर्स को बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स मतलब जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी वो एक फोर्स लगा देता है, जिसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। आगे होगी बात सुनो। एक सॉलिड बॉडी थी, इससे होकर अगर कोई फ्लूइड गुजर रहा है, इसके अराउंड अगर एक्सटर्नल फ्लो हो रहा है, तो जो फ्लोइंग फ्लूइड इसमें दो डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, एक तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और एक टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऊपर या नीचे किसी भी साइड पर रहेगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो को हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जो फोर्स लग रही है वो होती है लिफ्ट फोर्स, है ना। ये लगी F ड्रैग, ये लगी F लिफ्ट। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है? वो होती है F रिजल्ट, है ना। ये है F लिफ्ट है। आगे बात समझ में। अब बात ये, क्या लिफ्ट फोर्स हमेशा लगेगी? हम पानी में चल रहे हैं वाला जो एग्जांपल है, या हवा हमारे सामने से आ रही है तो हमें तो ऊपर नहीं उठा रही, लिफ्ट फोर्स नहीं लगा रही। तो लिफ्ट फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, ये बॉडी के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है ना। और कैसे कैसे केस में लिफ्ट फोर्स लगेगी, कब ड्रैग फोर्स लगेगी, इस पूरे डिस्कशन को कब किया जाएगा? जब हम लिफ्ट एंड ड्रैग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे एरोप्लेन के विंग्स में लिफ्ट जनरेट होती है, उसकी डिजाइन इस तरीके से की जाती है कि वो सीधा न रख के थोड़ा सा टिल्टेड रखते हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग विंड है उससे एक एंगल बनता है थीटा, जिसके कारण अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होती है, लिफ्ट जिसे बोलते हैं। अगर मैं उसको थोड़ा टिल्ट ना करके एकदम फ्लैट कर दूंगा तो शायद उतनी लिफ्ट जनरेट नहीं होगी, है ना। तो लिफ्ट एंड ड्रैग प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक पूरी की पूरी ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है जिसे हम बोलते हैं एरोडायनामिक्स, है ना। जैसे कि हमें सबमरीन बनानी है तो पानी के अंदर वो मूवमेंट करेगी, तो चारों तरफ से जो पानी है वो उसमें ड्रैग फोर्स लगाएगा, या एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो उसमें ड्रैग फोर्स लग रही है, उसमें लिफ्ट भी लग रही है। तो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल जितने भी फ्लूइड फ्लो के, उनमें लिफ्ट एंड ड्रैग लगती है। तो प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये पूरा एक अलग से टॉपिक है। अभी हम जितना बात कर रहे हैं कि बाउंड्री लेयर के भीतर एक प्लेट के ऊपर कितना ड्रैग लगेगा, हमारा टॉपिक सिर्फ इतना है। और उसके लिए हमें लिफ्ट और ड्रैग होती क्या है वो पता होना जरूरी है। तो वो बताने के लिए लिफ्ट क्या है और ड्रैग क्या है ये बात समझ में आ गई है ना। अब ये जो मैंने दोनों कंपोनेंट निकाले हैं ये छोटे से एरिया पे निकाले हैं। अब अगर मुझे पूरी बॉडी पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। ये मैंने इंटीग्रेट कर लिया है ना, अलोंग पूरे एरिया के अलोंग इंटीग्रेट कर दिया डी। जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो मुझे टोटल ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ड्रैग फोर्स की अगर बात करें, क्योंकि हम क्या निकालना है, ड्रैग फोर्स ऑन अ फ्लैट प्लेट। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सिर्फ ड्रैग फोर्स ही क्यों निकाली जा रही है फ्लैट प्लेट से, लिफ्ट फोर्स भी तो निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये कंसीडर करोगे ये हमारी फ्लैट प्लेट है मान लो, ठीक है, और इसको इसकी तरफ जो फ्लूइड आ रहा है, फ्लोइंग फ्लूइड, वो ऊपर भी इंफ्लीट करे नीचे भी इंफ्लीट करे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला फोर्स इस पे एक्ट करेगा वो नीचे वाले पे, तो लिफ्ट का जो इफेक्ट है वो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन ड्रैग तो क्या है, ऊपर वाले प्लेट पे भी ड्रैग लग रहा है, प्लेट में नीचे से भी ड्रैग लग रहा है, ड्रैग डबल हो जाता है। बात समझ आ रही? तो लिफ्ट का क्या है, लिफ्ट की डायरेक्शन इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में रख के कैंसिल आउट हो जाएगी, तो दोनों की नेट लिफ्ट फोर्स खत्म हो सकती है। लेकिन ड्रैग ऊपर वाली सरफेस पे भी लग रहा है, नीचे वो डबल हो जाती है। इसको अपन और डिटेल में समझ लेंगे जब फ्लैट प्लेट पे पहुंचेंगे, इवन लिफ्ट की बात क्यों नहीं। अब आप सिर्फ इतना समझो, इस बॉडी की जगह मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पे फ्लैट प्लेट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? फ्लैट प्लेट लगी हुई है। अलग पेन से देख लेते हैं, मान लेते हैं ये फ्लैट प्लेट अपनी, जिस फ्लैट प्लेट के अलावा हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मान लेते हैं ये फ्लैट प्लेट है, ठीक है। इस फ्लैट प्लेट में प्रेशर की डायरेक्शन क्या थी? ये थी परपेंडिकुलर टू द प्लेट, सही बात है, परपेंडिकुलर टू द प्लेट, है ना। यहाँ पे तो प्रेशर की ये डायरेक्शन है, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, फ्लैट प्लेट पे यहाँ लगेगा। थीटा एंगल क्या है? फ्लोइंग फ्लूइड और प्रेशर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे वो थीटा एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। जो थीटा ये था, प्रेशर परपेंडिकुलर हो गया, फ्लो की डायरेक्शन ये, थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री।
फ्लैट प्लेट के केस में थीटा 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0 और sin 90 कितना हो जाएगा 1। तो फ्लैट प्लेट के केस में क्या बोल रहा हूं, फ्लैट प्लेट के केस में प्रेशर ड्रैग तो 0 हो गया, प्रेशर ड्रैग क्या हो गया 0 हो गया, बचा हमारे पास क्या सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ड्रैग। तो फ्लैट प्लेट के केस में क्या बन गया, जो डीएफडी था वो टाउ नॉट डीए बन गया। एक छोटे से एरिया डीए पे कितनी ड्रैग फोर्स लगती है फ्लैट प्लेट में, टाउ नॉट इनटू डीए, बात खत्म हो गई। साइन थीटा हो गया 1 तो cos थीटा हो गया 0, तो वो कंपोनेंट खत्म हो गई। तो इसका मतलब फ्लैट प्लेट में जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण लग रही है, प्रेशर ड्रैग वहां पे 0। ठीक है, तो ये कौन सी ड्रैग लगी, फ्रिक्शन ड्रैग। इसीलिए जब वॉन कार्बन इक्वेशन से हमने CFX डिफाइन किया था तो मैंने ये बोला था कि ये कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा हूं मैं इसको। क्यों, ओवरऑल जो फोर्स लगी है वो तो ड्रैग फोर्स ही है, लेकिन वो ड्रैग फोर्स सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण लग रही है, ना कि प्रेशर के कारण। तो वो जो ड्रैग कोएफिशिएंट है उसे हम कई बार फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं, है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोले या ड्रैग कोएफिशिएंट बोले एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग सिर्फ फ्रिक्शन के कारण ही लग रही है। ठीक है, तो ये हमारी ड्रैग फोर्स की बात हो गई। अब देखो यही एंगल अगर मैं यहाँ पे बैठाऊं लिफ्ट वाले केस में, तो cos 90 तो आप क्या कर दोगे 0 कर दोगे, है ना, जैसा कि अभी बोला था, और sin 90 आप 1 कर दोगे। अब आप मतलब लिफ्ट आपकी किसके कारण लग रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के कारण लग रही है। ठीक है, अब प्रेशर ऊपर से लगने वाला प्लेट पे और नीचे से लगने वाला प्लेट पे। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण एक लिफ्ट फोर्स लगी, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण लिफ्ट फोर्स लगी, दोनों कैंसिल हो गए। तो हुआ क्या, कि फ्लैट प्लेट के केस में लिफ्ट की कोई बात ही नहीं हुई, है ना। अब ये बात हो गई, इसलिए लिफ्ट को तो अपन ने हटा दी, बात खत्म। अब आ जाओ ड्रैग पे, और ड्रैग हमारा आ गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो क्या है ड्रैग फोर्स, क्या होती है बात समझ में आ गई, लिफ्ट फोर्स क्या होती है बात। ठीक है, अब देखो ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में जो काउंटर कर रही बॉडी उनमें निकालना, ये एक अलग टॉपिक, समझ रहे हो बात को। जैसे कि प्लेन कैसे होता है, लिफ्ट फोर्स कैसे जनरेट होती है, उसमें एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, विंग को कितने एंगल पर रखेंगे तो कितनी लिफ्ट फोर्स जनरेट होगी, ये सारे सवाल आ रहे हैं। ड्रैग फोर्स कब कब और कहाँ लग रही है, पतंग हम उड़ाते हैं उसमें भी एक लिफ्ट फोर्स लगती है, तभी तो वो ऊपर जा रही है। ठीक है, पैराशूट से जब आप नीचे उतर रहे हो तो ड्रैग फोर्स लग रही है, तभी आप रुक पा रहे हो, नहीं तो धड़ाम में गिर जाओगे, है ना। तो लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स कदम कदम पे लग रही है। हमारे सामने 50 लाइव एग्जाम्पल है जहाँ ये लगती है, दिमाग में बातें आ रही होंगी, ये कैसे लग रही है और कितनी लग रही है, कैलकुलेट भी करा जा सकता है, बहुत आसान है। लेकिन लिफ्ट एंड ड्रैग नाम का एक चैप्टर अलग से पढ़ा जाएगा उसके लिए, है ना। सभी तरह की लिफ्ट और ड्रैग फोर्स के केसेस कहाँ लगती हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट आते हैं, उनके क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं, वो सब एक चैप्टर है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाउंड्री। कायदे से तो ये सब भी हमें पढ़ना नहीं चाहिए, है ना। अगर मैं ये अज्यूम करके चलूँ कि लिफ्ट एंड ड्रैग का कॉन्सेप्ट हमें पता ही है, तो सीधे बाउंड्री लेयर में कहाँ लिफ्ट और कहाँ ड्रैग लग रही है वो निकालो बात। लेकिन हम रिकॉल कर रहे हैं लिफ्ट और ड्रैग को अभी तक, है ना। तो अभी तक हमें इतनी बात बस समझ लेनी है आगे बढ़ने के लिए, लिफ्ट और ड्रैग होता क्या है। ठीक है, ये हम समझ गए, ड्रैग फोर्स क्या है, लिफ्ट फोर्स क्या है। और जो हमारी फ्लैट प्लेट है जिसमें हमने पूरी बाउंड्री लेयर पे स्टडी की है अभी तक, वहां पे सिर्फ ड्रैग फोर्स लग रही है, और वो ड्रैग फोर्स भी सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण लग रही है, प्रेशर ड्रैग वहां पे थी। ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। इतना अगर आगे तो आगे बढ़ते हैं, लिफ्ट और ड्रैग को लेके जितने भी डाउट और वो सारे सवाल आ रहे होंगे वो सब अगले चैप्टर में डील। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वही लिफ्ट और ड्रैग फोर्स को और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि लिफ्ट एंड ड्रैग फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है ना। एक बॉडी उसके बगल से फ्लूइड फ्लो होके जा रहा है, तो फ्लोइंग फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी आपको क्या लगता है ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। जैसे
सामने से हवा आ रही है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, वो आपको पीछे ढकेलेगी, और पानी आ रहा है वो आपको पीछे ढकेलेगा। कौन ज्यादा ढकेलेगा? पानी ढकेलेगा। एक चीज हो गई कि डेंसिटी पे फ्लूइड, वेलोसिटी पे फ्लोइंग फ्लूइड की जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा। और बॉडी की ज्योमेट्री पे, है ना, ज्योमेट्री, बॉडी की ज्योमेट्री कैसी है इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि ड्रैग फोर्स में कितनी लगेगी। ये चीज आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसमें एक टॉपिक आ जाता है, ड्रैग एंड लिफ्ट का टॉपिक है, स्ट्रीमलाइनिंग जिसे हम बोलते हैं, है ना, कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आप उसके अलोंग अपने आप को अलाइन कर लोगे तो आपको हवा या फ्लूइड जो भी आ रहा है वो काटते हुए निकल जाएगा, ड्रैग फोर्स नहीं लगा है ना। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आप कैसे भी समझ लो। आप अपने हाथ को ऐसे ले जाओगे तो हवा ज्यादा पीछे ढकेलेगी, और ऐसे ले जाओगे तो आसानी से निकल जाओगे हवा को काटते हुए, है ना। तो इसको अगर बोलेंगे अलाइनमेंट। तो कहने का मतलब बॉडी की ज्योमेट्री पे, अलाइनमेंट पे, इन सब पे भी डिपेंड करेगी क्या, शेप, साइज, उसको अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो। ज्योमेट्री में एक शब्द बोल दिया था, ज्योमेट्री, अलाइनमेंट, शेप, साइज, जितने भी एस्पेक्ट हैं डायमेंशंस के, उन सब पे भी डिपेंड करती है कि ड्रैग फोर्स कितनी लग रही है। तो अब कहने का मतलब ये है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे ये डिफाइन करना हो कि इसमें ड्रैग फोर्स कितनी लगेगी, तो आप क्या करोगे? आप 50 या हजारों सिचुएशन बन सकती है, अलग अलग डेंसिटी फ्लूइड आ सकते हैं, वो अलग अलग वेलोसिटी पे आ सकते हैं, है ना। एक ही बॉडी है, उसकी एक ज्योमेट्री है, लेकिन आप कंडीशन चेंज करते जाओगे उस पर ड्रैग फोर्स चेंज होती जाएगी, या उसकी ज्योमेट्री तो सेम है पर मैं उसके ओरिएंटेशन चेंज करते जाऊँ उस पर ड्रैग फोर्स चेंज होती जाएगी। तो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए मैं फिक्स बोल नहीं सकता कि इस पर इतनी ड्रैग फोर्स लगेगी, है ना, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है बहुत सारी सिचुएशंस। देखो अब मैं लिफ्ट फोर्स की बात ना करके हर बार ड्रैग फोर्स की ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वही वो है एक ड्रैग फोर्स निकालनी है, लेकिन दोनों की भी सेम बातें चल रही हैं। बार बार बोलूंगा नहीं, डिफरेंट ड्रैग बोल रहा हूँ पर दोनों की बात। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे हम नहीं बता सकते भाई इसकी ड्रैग फोर्स किसी और बॉडी से ज्यादा लगेगी या कम। मैं आपको दो ऑब्जेक्ट दे दूं, बोलूं किसमें ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा, आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? वो निकालनी पड़ेगी। निकालेंगे कैसे भाई? अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग केसेस में अलग अलग ड्रैग फोर्स आएगी दोनों। तो हम लेकिन एक सिंपलिस्टिक से केस चाहते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए रेनॉल्ट नंबर है ना, हमें एक रेनॉल्ट नंबर मिल जाने से कितनी आसानी हो गई। पाइप के केस में 2000 से नीचे है लेमिनार है, 4000 के ऊपर है टर्बुलेंट है, बीच में है ट्रांजिएंट है, खतरनाक। एक नंबर मिल गया डायमेंशन लेस, जिससे हम डिफाइन कर पा रहे हैं चीजों, सिंपल कर पा रहे हैं अपने लिए। तो वैसे ही यहाँ हम एक डायमेंशन लेस नंबर डिफाइन कर रहे हैं। उस डायमेंशन लेस नंबर से क्या होगा कि हमें अंदाजा लग जाएगा इस पर कितनी ड्रैग फोर्स या लेफ्ट फोर्स लगने वाली है ना। उस ही डायमेंशन लेस नंबर को कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो मैंने एक डायमेंशन लेस नंबर डिफाइन किया है जो मुझे अंदाजा लगाने में आसानी कर देगा ड्रैग फोर्स कितनी होगी इस बात को लेकर। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सीडी होगा, है ना, हर एक पर्टिकुलर बॉडी का एक सीडी होगा। तो वो सीडी होता है ड्रैग फोर्स कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग बोलते हैं इसको। ये बराबर होता है Fd डिवाइड बाय हाफ रो ए यू स्क्वायर। सेम कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट Fd हाफ रो ए यू स्क्वायर। दरअसल ये F L लिफ्ट फोर्स। तो ये क्या हो रहा है? रो हो गई डेंसिटी, ए हो गया एरिया। अब ए क्या है इसको समझना पड़ेगा। ये एरिया तो है लेकिन कौन सा एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू हो गई अपस्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब आने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी। एफ डी उसमें लगने वाली ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग, देखो ये ड्रैग फोर्स है, और हाफ रो यू स्क्वायर, मतलब रो यू स्क्वायर बाय टी क्या होता है? डायनामिक प्रेशर होता है। तो रो यू स्क्वायर बाय 2 डायनामिक प्रेशर है। डायनामिक प्रेशर इनटू एरिया करेंगे तो फोर्स मिल जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स से फोर्स को डिवाइड किया तो एक डायमेंशनलेस नंबर मिल गया। जो रो यू स्क्वायर बाय 2 क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है? डायनामिक प्रेशर होती है ना, पढ़ चुके हैं बर्नौली इक्वेशन। डायनामिक प्रेशर, एक प्रेशर में ए का मल्टीप्लाई करें तो फोर्स हो गई, फोर्स बाय फोर्स मतलब डायमेंशनलेस नंबर मिल गया सीडी। तो एक ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हमें पर्टिकुलर सीडी मिल जाएगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर सीडी से हमें अंदाजा, दूसरी हमें एक ऑब्जेक्ट मिली उसका सीडी मिल गया, उन दोनों से अंदाजा लगाएंगे किसमें ज्यादा कम लगेगी, है ना। तो अंदाजा लगाने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हमने
दो डायमेंशन नंबर डिफाइन कर दिए, सी डी और सी ए। अब ए क्या है जिसकी बात मैं बता रहा था, यू तो समझ गए, फ्लूइड वेलोसिटी, ये हो गया डेंसिटी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये हो गई ड्रैग फोर्स, कैसे निकालते हैं हमें बता दिया था कैसे निकालते हैं ड्रैग फोर्स। एरिया क्या है, दो तरीके से, इसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, हर सिचुएशन में हम ये अलग अलग लेते हैं, लेकिन मेजरली दो पार्ट है। क्या, ये मेरी फ्लोइंग फ्लूइड है, मुझको देखो, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, ये मेरे हाथ जो है इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड में, फ्लोइंग फ्लूइड में अगर मैं देखता हूं तो मेरे सामने जो बॉडी है उसका जितना एरिया मुझे दिख रहा है वही ए है। और समझ में आ गई कैसे, मान ले डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक्स वाई जेड बॉडी रख देता हूँ, मैं फ्लोइंग फ्लूइड की तरफ से देखूंगा तो मेरे को सामने जो प्रोजेक्शन दिखेगा एरिया का, उस एरिया को यहाँ लेंगे। बात समझ में आ गई, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है उसका प्रोजेक्शन लेंगे एरिया का कौन सा, अगर मैं फ्लोइंग फ्लूइड की तरफ से देख रहा हूँ तो मुझे जितना ज्यादा एरिया दिखेगा उतना प्रोजेक्शन। दूसरा केस, अगर सिलेंडर बॉडी है, सिलेंडर बॉडी मतलब ऐसी कोई बॉडी है पतली, जैसे कि हमारी थिन प्लेट है और यहां से फ्लोइंग फ्लूइड आ रहा है, इस केस में हम कौन सा एरिया लेते हैं कि मैं फ्लोइंग फ्लूइड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर देखूं तो जो मुझे एरिया दिखेगा, कौन सा एरिया दिखेगा, ये वाला एरिया। बात समझ में आ गई। अगर सिलेंडर बॉडी है मतलब बहुत चपटी बॉडी है, चपटी बॉडी मतलब जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा है लेकिन हाइट बहुत कम है, जैसे कि हमारी थिन प्लेट हो गई, ऐसी बॉडीज के केस में हम कौन सा एरिया लेते हैं ड्रैग फोर्स या लिफ्ट फोर्स निकालने के लिए, हम वो एरिया लेते हैं जो फ्लोइंग फ्लूइड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं देखूं। पानी अगर ऐसे बह के जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुई ये नीचे वाली, ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो जो मुझे ऊपर से सपाट एरिया दिख रहा है प्लेट का वो एरिया लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर सिलेंडर नहीं है बॉडी, नॉन सिलेंडर बॉडी है जिनकी डायमेंशन ज्यादा है परपेंडिकुलर टू द फ्लो, तो फ्लो की डायरेक्शन से देखने में जो एरिया मुझे दिख रहा है वो एरिया लूंगा, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में कहाँ पहुंचेंगे अपन, लिफ्ट एंड ड्रैग का जो चैप्टर आएगा उसके न्यूमेरिकल आएंगे, उसके हर न्यूमेरिकल से हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस केस में कौन सा एरिया हम ले रहे हैं। पहला वाला इतनी बात समझ जाते हैं, तो फ्लैट प्लेट के केस में हम ऊपर से जब देखेंगे नीचे की तरफ फ्लोइंग फ्लूइड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो जो एरिया हमें दिखेगा उसको हमें लेना है ड्रैग फोर्स निकालना। तो CD और CL दो चीजें मिल रही थी है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग हो गया था, ये आप दो और ये कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट हो गया था। अब क्या है, अब नई समस्या आ गई, क्या आ गई समस्या, लिफ्ट और ड्रैग समझ गए, कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट और कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग समझ गए, इसको क्यों लाए कहानी के अंदर ये बात समझ गए। अब क्या करना है, अब हमें चलना है हमारी बाउंड्री लेयर पे दोबारा, है ना, बाउंड्री लेयर पे चलते हैं। बाउंड्री लेयर पे गए तो ये हमारी फ्लैट प्लेट थी, थी, ये हमारा फ्लोइंग फ्लूइड था, यू वेलोसिटी से था, तो यहाँ ऐसी कुछ बाउंड्री लेयर बन जाएगी, ये हमारी बाउंड्री लेयर थी। अब ये प्लेट हो गई आपकी, इस प्लेट पे लगने वाली ड्रैग फोर्स हमें निकालनी है ना, यही हमारा एम था आज के लेक्चर का, ये सारी हमने बैकग्राउंड स्टडी कर ली। इस पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स हमें निकालनी है, तो हमें इस पे लगने वाला कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। वो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग से ही हम हमेशा अंदाजा लगाते हैं ड्रैग फोर्स कितनी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, इसीलिए बना है वो हमने। तो वही कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालेंगे, लेकिन मैंने आपको बाउंड्री लेयर फ्लो के पहले लेक्चर में बताया था कि बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो चेंज होती जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, चेंज होती जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है फ्लूइड की लेयर, वैसे वैसे उस पर और फ्रिक्शन लगता जाता है, उसकी वेलोसिटी कम होते 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 कम होती जाती है ना। तो और उसकी डायरेक्ट वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है इस डायरेक्शन में, अब क्या हो गया भाई, CD भी आगे बढ़ते बढ़ते चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है का मतलब क्या हुआ कि हर पर्टिकुलर लोकेशन x पे CD की अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि हर पर्टिकुलर लोकेशन पे वेलोसिटी की वैल्यू अलग है। बात समझ आ रही है, कहने का मतलब पूरी प्लेट के लिए एक CD नहीं होगा, नहीं होगा, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे CD निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि CD वेरी कर रहा है अलोंग द बॉडी, और सिर्फ यही नहीं करता, हर जगह करता है। आपको जो मैंने सबसे पहले ड्रैग फोर्स निकालने के लिए
एक आर्बिट्ररी बॉडी दी थी, यहाँ पे एरिया डीए दिया था, है ना, ये पी फोर्स मानी थी, ये टाउ नॉट ए मानी थी, फ्रिक्शन फोर्स ये पी डीए मानी थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि बॉडी की हर पार्ट पे उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जा रही है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है हर छोटे छोटे एरिया पे, तो उसमें ड्रैग फोर्स भी लगने वाली चेंज हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना होता है, आमतौर पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रैग फोर्स में हम इंटरेस्टेड नहीं होते किसी भी चीज को डिजाइन करते वक्त। हम आमतौर पर बता रहा हूँ, आमतौर पे ओवरऑल ड्रैग फोर्स इस बॉडी में कितनी लगेगी उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो छोटे छोटे वेरिएशन है उनको इग्नोर करके ओवरऑल ड्रैग फोर्स कितनी लग रही है वो पता चल जाए, काम हो जाएगा, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसे केस होते हैं कि हमको पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी ड्रैग फोर्स लग रही है वो भी निकालना होता है। तो कहने का मतलब ड्रैग फोर्स कोएफिशिएंट एक तो पूरी बॉडी के लिए एक हो गया, है ना, लेकिन किसी भी बॉडी के हर पर्टिकुलर पॉइंट पे भी एक कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग आप निकाल सकते हो, है ना। तो उस कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग को बोलते हैं हम लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, है ना। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग हमारा सी आ रहा है उसको हम बोलेंगे लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। और जो सबका समेशन करके मैं एवरेज निकाल लूंगा, मान लो ऐसे होता है ना, जैसे 2 3 4 5 आते हैं, है ना, चार जगह पे, इनका एवरेज निकालना कैसे निकालो, 2 3 4 5 डिवाइड बाय 4, जो भी एवरेज आएगा वो एवरेज हो जाएगा। तो छोटी छोटी लोकेशन का सारे एक्स का सम करके डिवाइड बाय लेंथ कर दूंगा 2, तो मुझे एवरेज सीडी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एवरेज सीडी। तो मुद्दा ये है ड्रैग फोर्स क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होता है के बाद नई चीज आई, एक लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है और एक एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ठीक है, लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। अब एक और बात, जब सबसे पहले ड्रैग फोर्स की बात हुई थी अभी 15 मिनट पहले इसी लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था फ्लैट प्लेट के ऊपर जो ड्रैग है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण लगती है। काय के कारण लगती है, फ्रिक्शन के कारण। तो जो CD को मैं CF से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बोला था जब वन कार्बन इक्वेशन को डिराइव करते हुए हम CF तक पहुंच गए थे, तो CF और CD दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया था, वो इसीलिए लिख लिया था कि CD को मैंने CF से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब CF भी दो तरह का हो गया क्योंकि CD दो तरह का था, एक CF लोकल मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो CF होगा वो, और एक CF एवरेज जो पूरी बॉडी पे हम ओवरऑल लेंगे वो, ठीक है भाई। तो जो CF लोकल है उसी को हम CF x से रिप्रेजेंट करते हैं। बात याद आ रही होगी, मैंने वॉन कार्बन इक्वेशन में भी जब CF निकाला था तो थोड़ी देर बाद आपको बोला था यहाँ x लगा लो। तो ये CF(x) क्या है, लोकल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लोकल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, इस फ्लैट प्लेट में किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन x पे अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालूंगा तो CF(x) आएगा। यहाँ पे निकाला क्या आया, CF(x) आया, यहाँ पे निकाला क्या आया, CF(x) आया, x चेंज होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो फ्लैट प्लेट के केस में हमारा CF(x) हमें हर x लोकेशन पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल रहा है। अब अगर मुझे पूरी की पूरी फ्लैट प्लेट पे कितना कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग आ रहा है ये पता लगाना है। क्यों पता लगाना है, क्योंकि इसी कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग से मुझे ड्रैग फोर्स पता चलेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सब का एवरेज निकाल लूंगा, इन सब का एवरेज निकाल लूंगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर हमें डिस्क्रीट नंबर मिल जाते हैं ना, डिस्क्रीट नंबर 2 4 5 6 7 8, तो हम उनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करके एवरेज निकाल लेते हैं। नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करके निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ, CF(x) कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पर्टिकुलर लोकेशन x मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, CF(x) dx इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू L। L क्या है, हमारी लेंथ ऑफ प्लेट, क्या है, लेंथ ऑफ प्लेट। तो क्या हुआ कि x d, देखो क्या होता है, ये अगर मेरी बाउंड्री है तो मैं छोटा सा हिस्सा लूं और इसको मैंने माना dx, है ना। इसी पॉइंट पे मेरा क्या आ गया, CF है, तो मैंने CF(x) dx इंटीग्रेट कर दिया, ये 0 पॉइंट हो गया, तो ये मान लो प्लेट यहाँ तक है L। तो मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन, है ना। अगर मैं यहाँ से वहां तक कोई चीज इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ से वहां तक की सारी चीजें मैंने ऐड कर दी। तो x डायरेक्शन में 0 से लेके L लेंथ तक जितने भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थे वो सारे ऐड हो गए, है ना। ऐड करने से मुझे एवरेज फ्रिक्शन तो नहीं मिला, एवरेज फ्रिक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय L भी करना पड़ेगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, CF। बात समझ में आ गई। तो बाउंड्री लेयर फ्लो में
हमारा CF(x) तो हो गया लोकल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और CF क्या हो गया, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कैसे निकला, 0 टू L इंटीग्रेट करा dx के टर्म में और डिवाइड बाय 1 बाय, तो ऐसे ही आपको लिफ्ट का मिल जाना है, ऐसे ही आपको इसका मिल जाना है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसे आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं और एक बात, वो क्या है कि ड्रैग फोर्स FD एक छोटे से हिस्से में, कहां पे, एक छोटे से हिस्से में, मतलब DFD, शुरुआत में जाना तो मिलेगी, वो कितनी होनी चाहिए, टाउ नॉट इनटू डी, ये अपना आ गया है ना। जब मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री लेयर के केस में थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री होती है, तो प्रेशर ड्रैग 0 हो जाता है और फ्रिक्शन ड्रैग में साइन थीटा रहता है, साइन 91 हो जाता है, तो इतनी आ जाती है कहानी, है ना, ये आ गया। अब इसको मैं डिवाइड कर देते हैं, कैसे, इधर देख लो, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन, छोटे से हिस्से DA के ऊपर ड्रैग फोर्स इतनी लगती थी, ये हमने ड्रैग फोर्स डिफाइन करते वक्त बात की थी। इसको अब बाउंड्री लेयर के केस में देख रहे हैं, क्या है कि ये हमने छोटा सा हिस्सा लिया जिसकी वो क्या है, लेंथ dx, ये dx लेंथ इनटू विड्थ ऑफ प्लेट d, तो ये हमको एरिया मिलेगा d, प्लेट के केस में d ये हो गया, ठीक है। टाउ नॉट इनटू dA करेंगे तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में कितनी ड्रैग फोर्स लग रही है वो मिल गई। तो अब ये तो सीधी सीधी फ्रिक्शनल फोर्स ही है, इसी को हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो क्यों, क्योंकि सिर्फ फ्रिक्शन के कारण ड्रैग लग रहा है, वो अपनी बात हो ही चुकी है। तो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आती है आगे, चलो शियर फोर्स कह लेते हैं इसको, है ना, तो ये शियर फोर्स कह लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं वो देखो आप, मैंने आपसे बोला इसको मैंने डिवाइड किया हाफ रो u स्क्वायर इनटू dA से, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दिया हाफ रो u स्क्वायर इनटू dA, हाफ रो u स्क्वायर इनटू, ठीक है, तो dA से dA क्या होगा, कैंसिल होगा, टाउ नॉट अपॉन हाफ रो u स्क्वायर, ये क्या बन गया बताओ, ड्रैग फोर्स डिवाइड बाय हाफ रो u स्क्वायर a, ये क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्रैग फोर्स भी टोटल नहीं है, एरिया भी टोटल नहीं है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लगने वाली ड्रैग फोर्स और उस पर्टिकुलर लोकेशन का एरिया, तो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी हमें कहां का मिला, एक पर्टिकुलर लोकेशन का, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग को क्या बोलेंगे हम, CFX, आगे बस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पर्टिकुलर लोकेशन x, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक छोटे से x की बात कर रही है, पूरी बॉडी के ऊपर इंटीग्रेट हमने नहीं की, ये काय के बराबर आ गया, टाउ नॉट अपॉन हाफ रो u स्क्वायर। ये यहीं से बात शुरू हुई थी हमारे लेक्चर की, कहां से, वॉन कारमन इक्वेशन को हम मॉडिफाई करते हुए कहां तक ले गए थे कि हमने टर्म वहां पे निकाला था CFX, ठीक है, और वो CFX हमारा आया था टाउ नॉट 1/2 रो u स्क्वायर आया। वो CFX क्या था ये मैं आपको लेक्चर में आगे बताऊंगा, ऐसा मैंने बोला था। तो हमने पूरी कहानी को समराइज करके कहां ले रहे वापस, वो CFX पे ले रहे। अब ये CFX क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या इसको कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी बोल सकते हैं, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन x, इसको क्या बोलते हैं, लोकल। लोकल क्यों, क्योंकि एक लोकल पॉइंट के लिए बस है ना, एवरेज पूरे पे आ जाएगा। ये क्या हो गया, लोकल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी बोल सकते हो इसको, और आप इसको CDX से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ बुक्स में इसको CD स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब कुल मिला के बात ये हो गई है कि हम एक फ्लैट प्लेट पे ड्रैग फोर्स निकालेंगे कैसे, हम समझिए, है ना। ड्रैग फोर्स निकालने के लिए हमने एक टर्म क्या डिफाइन किया है, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वो हम फ्लैट प्लेट पे कैसे निकालेंगे हमें मालूम चल गया, ऐसे निकालेंगे। टाउ नॉट कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, निकाल लेंगे। रो यू पता है तो CFX निकल जाएगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकल जाएगा, मतलब ड्रैग फोर्स निकल गई। लेकिन क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे यूज कर पाएंगे, ये तो एक पर्टिकुलर लोकेशन x के लिए है। अब अगर मुझे पूरी प्लेट के लिए लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है चीजें वेरी हो रही है, वेरी होने के लिए जैसे जैसे हम x बढ़ाते हैं तो हमारी फ्लो की कंडीशन भी वेरी करती है ना। पहले लैमिनार होता है, फिर ट्रांजिएंट होता है, फिर टर्बुलेंट होता है। तो क्या उन सब का इस CFX पे या CF पे कोई फर्क पड़ेगा?
और पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पर अब इसको निकालेंगे कैसे, है ना। अभी तक तो हम सिर्फ इक्वेशंस निकाले जा रहे हैं। टाउ नॉट के लिए हमने इक्वेशन निकाली थी, मोल कार्बन इक्वेशन। CFX क्या होता है हम समझ गए, कोएफिशिएंट और ड्रैग समझ गए, सब कुछ समझ गए, लेकिन अब इनको निकालें कैसे, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो 1-2 दिन में आ जाएगा उसमें हम ये बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के और इक्वेशंस के साथ कि भाई आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी कैसे, मोमेंटम थिकनेस निकालनी कैसे, शियर स्ट्रेस निकालनी कैसे, CD निकालना कैसे, है ना। और एक प्लेट है उसमें बाउंड्री लेयर लैमिनार है तो CFX कैसे निकालना है, उसमें बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट है तो CFX कैसे निकालना है, या टोटल CF कैसे निकालना है, बाउंड्री लेयर वेरी कर रही है तो कैसे कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल पार्ट जो है, न्यूमेरिकल पार्ट कह लो या थ्योरेटिकल में ऐसा पार्ट जिसमें रिजल्ट्स निकालने हैं, है ना, उन पे फोकस करेंगे अगले लेक्चर से। कॉन्सेप्ट यहाँ तक समाप्त हो गए, है ना। ड्रैग फोर्स क्या होती है और प्लेट पे ड्रैग फोर्स कैसे निकाली जाती है पर्टिकुलर लोकेशन पे, और इंटीग्रेट करके उनको ये समझ में आ जाएगा कि टोटल अब ऐसे पूरी प्लेट पे जो CF है वो कितना होगा, टोटल ड्रैग फोर्स डिवाइड बाय हाफ रो यू स्क्वायर इनटू ए, ये तो हम समझ गए ना। ये टोटल CD आ गया और लोकल ऐसे आ गया, बाकी इंटीग्रेट करके आ जाता है। अब इसकी डिटेल कि ये निकालना कैसे है वो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।